नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और वो ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को अपने हार्ट के ब्लॉकेज के उपचार के लिए चुनते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि क्या ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट से हमारी हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी। कई बार ये पेशेंट पूछते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ब्लॉकेज खुल गई है। तो देखिए, आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने के लिए है, ये हार्ट की ब्लॉकेज का उपचार करने के लिए है। पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लॉकेज का जो उपचार होता है वो क्या होता है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट की मांसपेशियों में पर्याप्त खून नहीं मिल पाता, हार्ट का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा ज़रूर होगा जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता। तो अगर हम इसको कुदरती दृष्टिकोण से देखें कि नेचर कैसे ट्रीट करती है, अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है तो नेचर कोशिश करती है कि उसके अगल बगल से नई नसें बन जाएं। नेचर हमेशा कोशिश करती है कि अगर आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई हो रही है तो वहाँ से पूरा का पूरा एक नया रास्ता बना दिया जाए। नेचर कोशिश करती है कि जो पुरानी आर्टरीज हैं उसको पहले से चौड़ा कर दिया जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि नेचर जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो इस तरह से उस ब्लॉकेज को ठीक करने की कोशिश करती है। अगर हम बात करें ईईसीपी ट्रीटमेंट, तो यस, ये हार्ट के ब्लॉकेज का एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोल देगा। ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस को नहीं खोलता, बल्कि ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट हमारे हार्ट की मसल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए होता है, और खासतौर से उन जगहों पे जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है और उसके आसपास की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती या ब्लड कम मिल पाता है। तो वहाँ पे ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट क्या होता है, जब 35 से 40 दिन तक 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल बाईपास बन जाते हैं, बहुत सारे कोलेटरल आर्टरीज बन जाती हैं, और जिससे क्या होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई होने लगती है और हार्ट की मांसपेशियों को खून मिलने लगता है। तो जो चलने में पेशेंट को दर्द होता है उस दर्द में कमी आ जाती है और इस तरह से एंजाइना से पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईईसीपी हमारे बॉडी में ऐसे क्या क्या काम करता है जिससे कि हमारे बॉडी को फायदा होता है और इस तरह से हार्ट की ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ईईसीपी हमारे बॉडी में जो काम करता है उसको कहते हैं वेसोडाइलेशन। इसी को हम आर्टीरियोजेनेसिस भी कहते हैं। देखिए, आर्टीरियोजेनेसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें कि हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स पहले से ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई आर्टरी है वो 4 mm की है। अब वो अगर 75% ब्लॉक हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि 4 mm का 75% कितना हो गया, 3 mm ब्लॉक हो गया। बचा कितना, बीच का एरिया केवल 1 mm बचा। तो मतलब 25% सप्लाई चालू है और 75% आर्टरी ब्लॉक हो गई। लेकिन अगर वही आर्टरी अगर 4 mm से 5 mm की हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लॉकेज तो पहले जितना था उतना ही था। तो अगर हम थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तो अगर पहले 4 mm में 3 mm ब्लॉक था, लेकिन अब 5 mm में कितना ब्लॉकेज रह जाएगा, वो तो पहले 3 mm था अभी भी 3 mm रहेगा। जबकि आर्टरी चौड़ी होगी, अगर उसका बाहर का डायमीटर बढ़ेगा तो वो ब्लॉकेज और जाके नीचे चिपक जाएगी। पर लेट्स मेक इट सिंपल, जो ब्लॉकेज अभी हमको देखने में 75% ब्लॉक दिखाई दे रही थी, अब हमको हो सकता है वो 50% या हो सकता है हमको 40% ब्लॉक दिखाई दे। उसके पीछे ये नहीं हुआ कि हमारी ब्लॉकेज कम हो गई, बल्कि उसकी जगह हुआ क्या, हमारी बॉडी ने हमारे शरीर ने क्या किया, उन आर्टरीज को पहले से ज़्यादा चौड़ा कर लिया। इसी को हम वेसोडाइलेशन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्टीरियोजेनेसिस। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं उनकी ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब आर्टरी वही है, लेकिन पहले जितना खून ले जा रही थी अब उससे ज़्यादा खून लेके जाने लगी। और इससे हमको कई बार एंजियोग्राफी में देखने को ये भी लगता है, अगर कोई पेशेंट ईसीपी के बाद अपना एंजियोग्राम करके देखते हैं तो ऐसा लग सकता है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरी ब्लॉकेज कम हो गई, जबकि एक्चुअल में वो ब्लॉकेज कम नहीं हो रही है। ये वेसोडाइलेशन की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज कम हो गई है, लेकिन वहाँ पे वेसोडाइलेशन हुआ है। और अगर इसको मेजर किया जाए कि पहले आर्टरी कितनी चौड़ी थी और अब कितनी चौड़ी है, तो उससे साफ साफ पता लग जाएगा कि जो ब्लड की सप्लाई बढ़ी है ये आर्टीरियोजेनेसिस की वजह से बढ़ी है, जिसी को हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारे हार्ट के अंदर नेचर ने पूरा एक सेट ऑफ ट्यूब्स पहले से ही बना के दिया हुआ है। जैसे कुदरत ने हर चीज का एक बैकअप दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में हर चीज का बैकअप है। आप देखो, किडनी भी 2 है, लंग्स भी 2 हैं, राइट। तो इसलिए दिया हुआ है कि अगर एक ऑर्गन अगर फेल होने लगता है तो दूसरा ऑर्गन उसके फंक्शन को, अपना लोड उसके ऊपर ले लेता है और इस तरह से हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो एक ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ऑर्गन एक है तो नेचर ने उसके लिए कोई बैकअप सिस्टम नहीं दिया है। नेचर ने बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म दी हैं। जैसे कोई अगर ऑर्गन डैमेज होने लगता है तो नेचर का एक प्रिंसिपल है
कि अगर वो डैमेज होने लगता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको रीजनरेट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं लीवर, अगर किसी का लीवर तो हमारे शरीर में एक ही है, लेकिन अगर वो 90% भी डैमेज हो जाता है ना, तो हमारा लीवर, हमारा शरीर फिर से रीजनरेट कर सकता है। उसी तरह से पैंक्रियाज की जो हमारा एक्सोक्राइन पैंक्रियाज होता है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि हमारा पैंक्रियाज भी रीजनरेट हो जाता है, और उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं, जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं, जहाँ पे हमारे एंजाइम्स बनते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, वो फिर से ज़्यादा बनाने लगते हैं। तो ह्यूमन स्टडीज़ में ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन एनिमल स्टडीज़ में ऐसा देखा गया। इसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत कम है। उसी तरह से अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में जब कभी ऐसा होता है कि ब्लड की सप्लाई कम हो गई, तो जो हार्ट की मांसपेशी है उनको खून कम मिलने लगेगा, तो हमारा शरीर क्या करता है, वहाँ पे अपने आप हज़ारों की तादाद में नई आर्टरीज बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक सेट ऑफ आर्टरीज ऐसा है जो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन वो एक्टिव स्टेट में नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ईईसी पे जैसे ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, तो जब ये 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट 35 से 40 दिन तक दिया जाता है, तो वो सारी की सारी आर्टरीज जो अभी हमारे हार्ट में बनी हुई थी लेकिन एक्टिव नहीं थी, अब वो एक्टिव होकर काम करने लगी और धीरे धीरे वो और चौड़ी होने लगी। उन्हीं में से कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं जो डोमिनेटिंग हो जाती हैं और एक प्रॉपर फंक्शनल आर्टरी का रोल प्ले करने लगती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, और ये सब काम कौन करता है, ये सब काम नेचर ही करती है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर दिन रन करें, जिसको हम कहते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा HIIT क्या होता है, जिसको मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मसल बिल्डिंग एक्टिविटी करेंगे तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी आर्टरीज जो पहले से इनएक्टिव पड़ी हुई हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आप हर दिन वॉक करो, रन करो, खूब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, तो एक्चुअल में EECP भी वही काम करती है। ये पैसिव एक्सरसाइज है, क्योंकि हम हार्ट के पेशेंट से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो हर दिन दौड़ेगा। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 10 आवर्स के रनिंग के बराबर अगर 1 घंटे ECP मशीन पे ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो ये बिल्कुल उतना ही बराबर होता है जितना कि एक आदमी अगर 10 घंटे रन करे तो हमारे हार्ट के अंदर जितनी आर्टरीज एक्टिवेट होंगी उतनी आर्टरीज केवल EECP मशीन के 1 घंटे के ट्रीटमेंट की वजह से हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोलेटरल आर्टरीज जो पहले से बनी है वो एक्टिवेट भी हो जाती हैं, और EECP ट्रीटमेंट की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ऐसी हज़ारों लाखों की तादाद में और भी आर्टरीज बन जाती हैं। और इसके पीछे एक ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर हम बहुत अच्छा डाइट भी लेते हैं, जैसे पत्तियाँ, जैसे कच्ची पत्तियाँ, अगर हमारे डाइट में स्प्राउट्स और कच्ची पत्तियाँ हम हर दिन खाते हैं, हमारा मतलब एक पैटर्न रहे कि हम सालों दर साल अगर खाते रहें, तो हमारे बॉडी में एक दूसरे इंसान की तुलना में जो आर्टरीज के बनने की प्रक्रिया है, जो रेट ऑफ एंजियोजेनेसिस है, वो कई गुना ज़्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट केवल 1 महीने तक हर दिन ग्रीन स्मूदी ले ले, जितना हमारे शरीर का वजन होता है, जैसे अगर किसी का वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम अगर वो पत्तियां हर दिन खाता है, तो आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उसको अगर एंजाइना हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट मत करो, केवल इस तरह से कच्ची पत्तियां अगर हम अपने डाइट में शामिल कर लें, क्योंकि जैसे ये पत्तियां हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, बहुत सारी नई आर्टरीज अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी, और जो पहले से बनी बनाई आर्टरीज हैं वो अभी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अकेले ECP के साथ में जब डाइट का एक कॉम्बिनेशन हमारे साथ में जुड़ के आता है ना, तो ये मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो हमारे बॉडी में नई आर्टरीज को बनाना और जो पहले से बनी आर्टरीज हैं उसको एक्टिवेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में पॉसिबल हो पाती हैं, ये सब पॉसिबल होती हैं EECP ट्रीटमेंट की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी चीज़ कि ये हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर क्यों? क्योंकि EECP का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इससे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके वॉकिंग करने से भी हमारे बॉडी में पैदा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे भी पैदा होता है। लेकिन जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड केवल EECP के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से पैदा होता है, उतना बाकी हम किसी दूसरी चीज़ से उम्मीद नहीं कर सकते। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में आता है तो ये क्या करता है, हमारी जो पुरानी आर्टरीज हैं उसको क्या कर देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून को ले जाने वाली नसें हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड हो जाने की वजह से हमारे हार्ट को खून को आगे पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से नई नसें तो बनती ही हैं, साथ में क्या होता है, जो पुरानी आर्टरीज हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इससे क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और इससे सॉल्व भी हो सकती है। कई लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाएं भी छूट जाती हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है EECP ट्रीटमेंट की वजह से। इसके बाद जो 5वां फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने बताया सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, EECP ट्रीटमेंट से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, तो ये जो एंडोथीलियल लेयर है, जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है,
तो इसकी हेल्थ को अच्छा कर देता है। और देखिए, एंडोथेलियम लेयर की हेल्थ का अच्छा होना डायरेक्टली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी नई ब्लॉकेज नहीं बनेगी। जो पुरानी ब्लॉकेज है जो बहुत छोटी हैं, 10, 20, 30 की हैं, वो वहीं से रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। और जो ब्लॉकेज ऑलरेडी मैं कहता हूँ 60, 70 की रेंज में है, वो वहाँ पे रुक जाएंगी, वो आगे डैमेज नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, ब्लॉकेज का बढ़ना तभी होता है जब हमारी ऊपर की इनर लाइनिंग डैमेज होती है। नई ब्लॉकेज का बनना भी तभी हमारे बॉडी में होता है जबकि हमारी जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज होती है। तो एंडोथेलियम लेयर का अच्छा करने के लिए ये ईईसीपी ट्रीटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं, जो मैंने अभी आपको 5 चीज़ें बताई हैं। पहला मैंने बताया आर्टेरियोजेनेसिस, नसों को चौड़ा कर देना। दूसरा मैंने बताया कोलेटरल फॉर्मेशन, नई आर्टरीज का निर्माण करना, जो बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं वो हमारे बॉडी में बन जाती हैं। तीसरा, जो पहले से बनी बनाई आर्टरीज हैं हमारे हार्ट के अंदर बनी है लेकिन वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, वो एक्टिव हो जाती हैं। चौथा है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेती हैं और हमारे हार्ट को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हार्ट को आगे पुश करने के लिए। अब पांचवी चीज जो मैंने बताई वो है एंडोथेलियम फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। एंडोथेलियम फंक्शन अच्छा होता है तो हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, नई ब्लॉकेज नहीं बनती, जो पुरानी ब्लॉकेज है वो आगे ग्रो नहीं करती, और जो छोटी ब्लॉकेज होती हैं जो कई बार हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं वो ब्लॉकेज वहीं से रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स के लिए जिनको एंजाइना होता है, उन पेशेंट्स को जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, क्योंकि इसको यूएसए एफडीए ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसके अलावा दुनिया के बाकी भी जो रेपुटेटेड मेडिकल एसोसिएशंस हैं, लगभग सभी मेडिकल एसोसिएशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर रिसर्च करिए, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपने पहले कोई सर्जरी भी कराई है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है आपकी, या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उस केस में भी ये ट्रीटमेंट आपके लिए एक सबसे पावरफुल रिहैबिलिटेशन टूल की तरह काम करेगा। आप कितना भी अपने लाइफस्टाइल के साथ कर लीजिए, लेकिन अगर आप इस ट्रीटमेंट को ऐड करेंगे तो जितना आपको हार्ट अटैक से और फ्यूचर में आपकी हार्ट की बीमारी को रोकने से ये प्रोटेक्शन दे सकता है, उतना शायद आप अपने से तो कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि ईईसीपी ट्रीटमेंट हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को नहीं खोलता, लेकिन ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं इन तरीकों से ये हमारे हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है उसको ब्लड की सप्लाई पहुंचाता है। ब्लॉकेज को खोलने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट ब्लॉकेज को नहीं खोलता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।